मैं रवि सैनी स्काई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। जैसे बोर्ड पर आपने देखा होगा नंबर सिस्टम, तो आज अपन बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखो, सबसे बड़ा पहले बात करते हैं नंबर्स की। ठीक है, तो अपने पास सबसे बड़ा नंबर्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को संख्याओं का माँ बाप भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन डिनोट करते हैं जेड से, और ये जेड आपका 20 से कट हुआ होगा। इसे लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी से। इसमें दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, एक वास्तविक भाग होगा और एक काल्पनिक भाग होगा। जहां पर आयोटा लगा हुआ है वो काल्पनिक होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। तो पहले अपन काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होगा अपने पास, कि जैसे अपने पास स्टार्टिंग में एक वर्ड आया था कि अपने को मिलेगा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब इसके रूट्स फाइंड करते हैं तो यहाँ पर डी का वैल्यू निकाला जाता है। तो डी का वैल्यू कितना होता है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो वैल्यू आपका रूट में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो रूट जो नेगेटिव होगा उसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो सपोज करो यहाँ पर अपने पास है रूट -1, ये किसका वैल्यू होता है, आयोटा का। ये वैल्यू किसका होगा, आयोटा का, और इसी क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो काल्पनिक नंबर अपने पास कौन कौन सा होगा, एक तो आयोटा होगा और एक ओमेगा होगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या है अपने पास वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, रियल नंबर। इसे किससे डिनोट करते हैं, आर से। और आर का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस का इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक होगा। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं के टाइप्स के ऊपर। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है दशमलव संख्या और एक होती है पूर्णांक संख्या। तो पहले देखते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में क्या होता है कि अपने पास दो संख्या, दशमलव संख्या में दो प्रकार की होंगी, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है और इसे किससे लिखेंगे, क्यू से। वे संख्याएं जिनको p बटा q के अंदर लिखा जाए और जहां q नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो, उनको क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। जैसे अपने पास 12/3 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। इसे किससे लिखते हैं, क्यू डेश से। ठीक है स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्याओं को किससे डिनोट करेंगे, क्यू डेट से। वे संख्याएं जिनको p बटा q में नहीं लिखा जा सके और जहां q नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो, उसे क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इनके बेस्ट दो एग्जाम्पल है, एक तो पाई और एक ई। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन ज्यादा होता है। पाई का वैल्यू तो 22/7 है, तो 22/7 तो अपने पास क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, 22/7 क्या हो गई, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे किस में लिख सकते हैं, p बटा q में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर इसे पाई के रूप में लिखें तो पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। सेम है इसे e, जो कहां पर आता है, नेपियर सीरीज के अंदर आता है। इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, 2.781 करके इनफाइनाइट तक इसका वैल्यू होगा। ये दोनों ही कैसे हैं, अपरिमेय नंबर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं अपन पूर्णांक संख्याओं की। तो देखो, पूर्णांक संख्याएं अपने पास 3 प्रकार की होंगी। पहली होगी धनात्मक संख्या, दूसरी होगी ऋणात्मक संख्या और एक होगा जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले बात करते हैं धनात्मक संख्या की। अगर धनात्मक संख्या की देखें, धनात्मक संख्या अपने पास 5 तरह की होती है। पहली अभाज्य संख्या, दूसरी 1, तीसरी होगी भाज्य संख्या, चौथी सम संख्या, पांचवी होगी विषम संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और नंबर्स की बात करें। अगर जीरो और धनात्मक संख्या को मिला दिया जाए, किसी स्टूडेंट्स
जीरो और धनात्मक संख्या को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण नंबर। वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पूर्ण नंबर। ठीक है, जिसे किससे लिखा जाएगा, W से लिखा जाएगा। तो W या पूर्ण नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक जाए, अनंत तक जाए, उसे क्या कहा जाएगा, पूर्ण संख्या कहा जाएगा। अगर आपको धनात्मक संख्या ही दे रखी है, अगर आपको क्या दे रखा है, सिर्फ धनात्मक संख्या, मतलब कहां से स्टार्ट हो, एक से लेकर अनंत तक, तो उस धनात्मक संख्या को क्या बोला जाएगा, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या बोला जाएगा। इसे किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अपन देखते हैं और भी डेफिनेशंस। आगे हम देखते हैं और डेफिनेशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपने पास अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, जिन प्राकृत संख्याओं में एक और अपने आप के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसमें एक और अपने आप के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स, उन्हें क्या कहा जाएगा, अभाज्य संख्या कहा जाएगा। जैसे अपन लेते हैं 3, जैसे लिया अपन ने 3, 3 की गुणनखंड कितने होंगे, एक होगा और 3 होगा। तो एक तो क्या होगा, एक, और एक स्वयं, इनके अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, उसे क्या कहा जाएगा, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर कहा जाएगा। देखो, एक के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। देखो इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि एक के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी। जैसे 5 है, 5 का भी कितना हुआ, 1 और 5, तो ये भी कैसा हुआ, विषम संख्याएं हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो विषम संख्याएं हैं वो कैसी हो, अभाज्य संख्या हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होगी, उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। दो से अधिक गुणनखंड या संख्याएं जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या कहलाती है। या फिर सीधा सीधा देखें कि जिसमें क्या हो, 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे अपने पास संख्या है 10, अब इसके गुणनखंड करें तो गुणनखंड इसके 2 से अधिक आएंगे। जैसे 1 भी है, 2 आ गया, 5 आ गया, तो ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। तो इसके अंदर 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड या संख्याएं जो कि अभाज्य संख्याएं नहीं है। मतलब जो अभाज्य नहीं है वो कौन सी होगी, भाज्य होंगी, और जो भाज्य नहीं है वो कैसी होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। देखो, एक न तो आपका अभाज्य संख्या है और एक ना ही भाज्य संख्या है, इसे याद रखना है। एक ना तो भाज्य संख्या है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अपेक्षित अभाज्य संख्या।
अपेक्षित अभाज्य संख्या को बोलते हैं रिलेटिविटी प्राइम्स नंबर। देखो ये क्या होंगी, दो संख्याएं जिनका मैसे कितना हो, एक हो। मैसे का मतलब क्या हो जाएगा, HCF, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, सिर्फ एक आई, उसे क्या कहा जाता है, अपेक्षित अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे अपन कोई एग्जांपल ले ले, 4 और 17, 4 और 17, जब इनका HCF निकालेंगे तो एक के अलावा इसका HCF नहीं आएगा, तो इसे क्या कहते हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। दूसरा डेफिनेशन देखो, इसमें यह आवश्यक नहीं है कि दो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हमेशा अभाज्य हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि दो आपकी अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कैसी हो, अभाज्य ही हो। वो अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, सॉरी यहाँ पर क्या होगा हाँ, वो अभाज्य संख्याएं भी हो सकती है और नहीं भी, मतलब वो भाज्य भी होंगी और अभाज्य संख्या भी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में बात करते हैं सह अभाज्य संख्या, मींस को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होगा, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के सेट को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे अपन ले लें एग्जांपल में 3 और 5, ये दोनों कैसी हैं, सह अभाज्य संख्या ही है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्या ही है, और अभाज्य संख्याएं भी कैसी, दोनों क्रमागत हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले ले, 5 और 7 ले लिया, 7 और कौन सा ले लिया, 11 ले लिया, ये क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर या इसे बोल सकते हैं सही नंबर, ठीक है, या फिर सही संख्या भी बोला जा सकता है। तो परफेक्ट नंबर क्या होगा कि यदि किसी संख्या n में प्राकृत संख्याओं को छोड़कर, किसी छोड़कर n संख्याओं को छोड़कर के सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर हो। मतलब n छोड़ देंगे, एक नंबर छोड़ देंगे, और उसके अलावा जो भी संख्याएं हैं उनको क्या करेंगे, उनका योग करेंगे, तो संख्या उसे क्या कहेंगे, उस संख्या के बराबर आ जाए, उसे क्या कहा जाएगा, सही संख्या। जैसे एग्जाम्पल ले ले 6 के देखो क्या कर सकते हैं अपन, इसके फैक्टर 1 कर सकते हैं, 2 कर लिया और 3 कर लिया। अगर इनका योगफल करें तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसे क्या कहा जाएगा, परफेक्ट नंबर या सही नंबर। ऐसे 28 है, 28 के कितने हो जाएंगे, 1 2 4 7 और 14। ठीक है, इनके योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक पूर्ण संख्या में अपने आप को छोड़कर सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम क्या होते हैं, उनका योग क्या होता है, 2 होता है। जैसे 28 है, 28 के फैक्टर कितने किए अपन ने, 1 2 4 7 14 और 28। अब इनका व्युत्क्रम ले, व्युत्क्रम का मतलब कितना, 1/1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/7 हो गया, 1/14 हो गया, 1/28 हो गया। अगर इनका योग करेंगे तो इनका योग कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो अपने पास संख्याएं हैं, ठीक है स्टूडेंट, अपने पास जो संख्याएं थी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं देखो यहाँ पर देखो 1 से लेकर 50 तक जो काउंटिंग होती है उसमें अभाज्य संख्याओं का नंबर कितना होगा, 15 होगा। और 50 से 100 तक की काउंटिंग के अंदर कितना होगा, 10 होगा। फिर अगर बात करें 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग के अंदर अपने पास अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे
यूनिट डिजिट। कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? यूनिट डिजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट आपका सीजीएल के अंदर भी इंपॉर्टेंस रखता है। मैक्सिमम एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होगा? इकाई अंक। जैसे आपने कोई भी लिखा, अंक लिखा 275, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 5। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई के अंदर बताना पड़ेगा कि इकाई का अंक कौन सा है। ये टॉपिक अपन कल देखेंगे पार्ट सेकंड के अंदर। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।